स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे आने वाले टाइम का पावर जनरेशन कैसे किया जाएगा, तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए समस्या क्या है। तो समस्या ये है कि हमारी दुनिया का पावर जो है वो बहुत है, मतलब बहुत पावर चाहिए और ये जितना चाहिए वो भी बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि अगर पिछले साल 100 मेगावाट का प्लांट एक छोटे शहर को संभाल सकता था, आज के टाइम में वो 150 मेगावाट हो गया और आने वाले टाइम में वो 200 400, मतलब समझिए पावर चाहिए और ज़्यादा चाहिए। तो हिसाब ये हो रहा है कि हम लोग पावर बना रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो करंट मेथड है, यानी कि जिससे अभी आपकी बिजली आ रही है, उसमें बहुत ज़्यादा CO2 निकलता है। ये थोड़ा एक समस्या वाला बात है। और रहा बात कि पर्यावरण को आप पसंद करो चाहे नहीं करो, आपको ग्लोबल वार्मिंग पे भरोसा हो चाहे नहीं पसंद हो, लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूर पता होगा कि हर देश इंडिपेंडेंस चाहता है। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि मैं डिपेंडेंट ना रहूँ किसी पे, यानी कि इंडिया अभी भी डिपेंडेंट है कि रशिया अगर गैस ना दे तो हमारी बैंड बज जाएगी, ऑयल ना दे तो हमारे तेल के दाम भागने लगेंगे। और ये हर देश के साथ होता है। मतलब अब चाइना जैसे देश के साथ होता है कि उसे ऑस्ट्रेलिया से कोल खरीदना पड़ता है कि अगर वो कोल नहीं देगा बैंड बज जाएगी। और ये हर देश के साथ ऐसा हो रहा है। तो हर देश चाहता है इंडिपेंडेंस। रिन्यूएबल्स आपको इंडिपेंडेंस देता है कि भैया आपको टेंशन नहीं है। जैसे अभी के केस में डेनमार्क ऑलमोस्ट वो उस जगह पे पहुंच के बैठा हुआ है जहां पे उसको कोई टेंशन ही नहीं है। सोलर और विंड उनका इतना डाल दिए हैं और यूरोपियन ग्रिड से इतना बढ़िया से इंटरकनेक्टेड है कि आराम से उनका सब संभल रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है। सर रशिया गैस काट दिया, अरे कोई बात नहीं, कोई लोड ही नहीं लेना। फिनलैंड का भी वैसा ही हालत है काफी हद तक। तो हिसाब वही समझिए कि आपको ग्लोबल वार्मिंग से लेना देना हो चाहे नहीं हो, लेकिन इससे तो ज़रूर है ना कि भैया आप नहीं चाहोगे उस देश में रहना कि जहाँ जब देखो तब कोई दूसरा तेल बंद कर दे, आपकी बैंड बच जाए, जैसे श्रीलंका का हो गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्रीलंका का सबसे पहले बैंड बजने का कारण था कि फ्यूल प्राइसेस भागने लगे। फ्यूल भागा, फर्टिलाइजर की भी बैंड बजी और बिजली ही खत्म हो गया। तो बिजली जहाँ खत्म काम खत्म, बाकी सारा चीज़ खत्म सर, क्योंकि बिजली रहता तो कुछ ना कुछ आप कर लेते। बिजली खत्म हुआ काम खत्म। तो हिसाब ये समझिए कि हम लोग को अपना CO2 आउटपुट भी घटाना है, भले उसे आप मानो चाहे नहीं मानो। जितना डेटा है सब कंफर्म कर चुका है कि भैया ग्लोबल वार्मिंग है, बैंड बजा ही देगा। वो ग्रीन हाउस गैस है जिसे आप स्मॉल स्केल पे टेस्टिंग भी करके देख सकते हैं। और जिस खतरनाक स्पीड से ड्राउट आ रहा है आज के टाइम में, ये है पूरा यूरोप, आधा से ज़्यादा जगह यूरोप सूख चुका है। ये है चाइना, ये ऐसी ऐसी रिवर सूख रही है जो मतलब समझिए ब्रह्मपुत्र का बड़ा भाई है और उसका भी बैंड बज जा रहा है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये समस्या गंभीर है और हम लोग का एनर्जी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस करता है, तो उसको घटाना ज़रूरी है। आप किस लिए करते हैं वो बात अलग है सर। जैसे अगर आपको देश को मुझे ग्लोबल वार्मिंग से कोई ठीक है, आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, चलिए कीजिए। आपको पर्यावरण से लेना देना है क्योंकि एक ही पृथ्वी है और एक ही जगह सब लोग रहते हैं, तो चलिए पर्यावरण भी बचाते हैं। तो समझिए टू थिंग्स एक साथ हो रहा है। तो सबसे पहला हम लोग थर्मल प्लांट, अभी मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी हमारी आती है थर्मल प्लांट से। यानी कि कोई चीज़ गर्म होता है, चाहे वो न्यूक्लियर प्लांट हो या कुछ भी हो, चाहे वो नेचुरल गैस हो, चाहे वो आपका कोल हो, चाहे वो आपका फायरवुड हो, कुछ भी हो, वो जलता है, थर्मल एनर्जी बनाता है। वो थर्मल एनर्जी से आप पूरा स्टीम का सिस्टम चलाते हैं। अब बात है कि स्टीम जनरेशन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स अब आ रहे हैं। तो अब बोलेंगे स्टीम तो काम करता है, लगभग 100 साल से काम कर रहे हैं और अच्छी एफिशिएंसी है, सब चीज़ है, भरोसेमंद है, टेस्टेड है, लॉन्ग लाइफ है, सब चीज़ है। लेकिन उसका बहुत बुरा साइड इफेक्ट हो रहा है कि फ्रेश वाटर वो बहुत बर्बाद करता है, बहुत ज़्यादा बर्बाद करता है। यानी कि अगर आपका कोल पावर प्लांट है, जो कि यूरोप में अभी होने लगा, जैसे ही वहाँ ड्राउट आया और पावर डिमांड भागा, सारे कोल पावर प्लांट्स शॉर्ट करने लग गए। भाई ऐसा क्यों हो गया? पानी कहाँ था? ड्राउट था, पानी नहीं था, नदी के पानी खत्म हो गए थे। जितने भी लेक्स थे, रिवर्स थे, वो सब का वाटर लेवल ड्रॉप करने लगा। प्लांट चलाने के लिए पानी नहीं है। कलकत्ता तक में हो चुका है। कलकत्ता वाले अरब शहर में बहुत सारे पावर प्लांट्स को बंद करना पड़ा सर। उन्होंने पूरा अंडरग्राउंड वाटर चूस लिया, खत्म खत्म, बंद कीजिए प्लांट। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये फ्रेश वाटर गटकता है, जिस स्पीड से गटकता है कोई भी नदी, कोई भी तालाब, कोई भी अंडरग्राउंड रिजर्वायर ज़्यादा टाइम नहीं टिकता, तुरंत खत्म हो ही जाता है। तो ये अब हमें समझ में आ रहा है कि अब हम लोग जो मतलब सोच रहे हैं, अरे ये नदी है, नदी का क्या होगा? लो भैया नदी गटक गया। अरे ये मतलब झील है, क्या होगा? गटक गया सर, खत्म खत्म, दी एंड। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हम लोग मतलब जितने भी आपके पावर प्लांट है उसको बहुत कमज़ोर बना देता है कि वो डिपेंडेंट है। अगर मान लीजिए 1-2 साल तक सूखा है सर, आपका प्लांट बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? पानी ही नहीं है ठंडा रखने के लिए उसको। और ड्राउट में ही सबसे ज़्यादा डिमांड होता है, क्योंकि उसी टाइम सबसे ज़्यादा लोग इसी चलाते हैं, उसी टाइम आपका सबसे ज़्यादा पावर रिक्वायरमेंट आता है, उसी टाइम बैंड बजती है। तो हिसाब ये समझिए कि हमें एक तरीका करना होगा कि किसी भी हालत में खुला पानी स्टीम छोड़ना नहीं है, क्योंकि मेन जो आप लोग देखते हैं पावर प्लांट्स का जो आउटपुट हो रहा है, जो वो पानी खत्म क्यों हो जा रहा है, बात है कि वो कूलिंग, इवेपोरेटिव कूलिंग कर रहे हैं। यानी कि आपका जितना भी एनर्जी डाला गया पानी को स्टीम बनाने में, उसका मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी रिकवर नहीं हो रहा है। इसीलिए सबका इफिशियंसी जनरली 50% से कम होता है। वो आधा से ज़्यादा एनर्जी स्टीम प्रेशर में आया, वो प्रेशर से आपने टर्बाइन घुमा लिया, प्रेशर कम हो गया, लेकिन स्टीम अभी भी निकल रहा है। वो अभी भी लिक्विड नहीं बना है, क्योंकि जो फेस चेंज में जो एनर्जी गई थी वो
वो अभी का वही है। तो हिसाब यही बनता है कि वो फेज़ चेंज के कारण आपको उसको ठंडा करने में बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है, यानी बहुत एनर्जी उससे निकालना पड़ता है। तो क्या किया जाता है, उसे खुला छोड़ देते हैं और वो कूलिंग टावर से इवेपोरेट होकर निकलता रहता है। साइड इफेक्ट, वो सीधा इवेपोरेट हो जा रहा है। मतलब जैसे आप समझिए कूलर चलाते हैं, कितना पानी घटकता है, वही वाला बात है। अब सोचिए ये आप पावर प्लांट के स्केल पे कर रहे हैं, कई 100 मेगावाट के स्केल में कर रहे हैं, वो कोई भी नदी, झील, तालाब, ऑलमोस्ट समुद्र को नहीं सुखा सकता क्योंकि वहाँ सॉल्टी वाटर है, नहीं तो ऑलमोस्ट वो हर चीज़ को सुखा डाले। तो ये बहुत सीरियस बात है, इसे हमें रोकना पड़ेगा, नहीं तो कल हम लोग सही में लटक जाएंगे। और ये फाइनेंशियल बात है, मतलब जैसे वेस्ट बंगाल में 3-4 जगह पे होने लगा है ये कि पावर प्लांट्स को बंद करना पड़ रहा है। और मतलब इंडिया का रेन डायरेक्शन थोड़ा सा अजीब रहा कि इस बार थोड़ा सा यूपी, बिहार, ये सब एरिया में बारिश नहीं हुई, लेकिन राजस्थान वाले जगह में खूब हो गया। तो एटलीस्ट वहाँ वाले प्लांट्स अभी कुछ साल तक शांत रहेंगे। लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये बहुत सीरियस हम लोग का वनरेबिलिटी है कि पानी ऐसे हम लोग हवा में उड़ाते रहेंगे, लटक ही जाएंगे। तो इसको रोकना पड़ेगा, या तो सीधा जेट इंजन यूज़ करो। अब बोलेंगे जेट इंजन क्यों? बहुत जगह पे आप लोग देखते होंगे कि नेचुरल गैस से पावर बनाना चाहते हैं। नेचुरल गैस को सीधा जेट इंजन में जलाया जा सकता है। वो उतना एफिशिएंट नहीं होता जितना स्टीम होता है, लेकिन पानी नहीं चाहिए। यानी कि अगर आप किसी रेगिस्तान में उसे बना रहे हैं या कुछ ऐसी जगह जो वाटर पुअर है, वहाँ पे भी ये सिस्टम काम करेगा। तो ये समझना ज़रूरी है कि हमारे थर्मल प्लांट को ये चेंज करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो लिटरली बैंड बज जाएगा। जो कि यूरोप और चाइना दोनों सीख रहा है कि भैया पानी खत्म हो गया तो हमारे सारे थर्मल प्लांट खत्म हो जाएंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और ये होने लगा, मतलब समझ रहे हैं कि लोग कोई ध्यान नहीं देता, जब एक्चुअली बैंड बज जाती है तब अच्छा बैंड बज गया। और तो और क्या कर सकते हैं? ठीक है, चलिए अब हिसाब बनता है कि यार उतना मतलब करते हैं और उससे और पावर चाहिए और नया पावर प्लांट चाहिए, तो क्या करना होगा? तो हमें कूदना होगा सुपर क्रिटिकल CO2 टरबाइन पे भविष्य के लिए। ये मतलब एक्चुअल टेक्नोलॉजी है, एक्चुअली एग्जिस्ट करती है और इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बड़ी-बड़ी कंपनी कर रही है, इंडिया भी कर रही है। इसको एकदम फोरफ्रंट पे लाना होगा कि भैया इसी से बनाओ। क्यों? क्योंकि ये एक फेज़ पे चलता है, फेज़ चेंज नहीं करता है। बेनिफिट इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, साइड इफेक्ट मतलब थोड़ा-सा एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसका टरबाइन बहुत छोटा होता है। मतलब आप देख सकते हैं ये टरबाइन 10 मेगावाट तक का होता है। लेकिन इतना छोटा चीज़ में 10 मेगावाट कहाँ से जाएगा? जेट इंजन का कभी हॉर्स पावर देखिए, वो उतना ही होता है। तो वो ऑलमोस्ट उसी जैसा चल रहा है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड पे चल रहा है। और इसमें ऐसा बनाया जा सकता है कि हीट जो है, जो रिजेक्ट हीट है, वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में डंप किया जाए, ना कि पानी को इवेपोरेट करें। तो ये लॉन्ग टर्म तक चला सकते हैं, भले ही आप कोयला पे, और प्लस ये 10% ज़्यादा एफिशिएंट होता है स्टीम टरबाइन से। बेस्ट के स्टीम टरबाइन से भी ये 10% ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो इसका मतलब होता है कि आप कम कोयले में ज़्यादा बिजली निकाल सकते हैं। पहला CO2 फुटप्रिंट कम हो गया, दूसरा ये फ्रेश वाटर मतलब नहीं खाएगा उतना, तो हमारा पर्यावरण भी बचा रहेगा और प्लस प्लांट चलता रहेगा। ये नहीं होगा भैया गर्मी आई सुखाया चला भैया प्लांट भी बंद हो गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, थर्मल प्लांट्स में ये चेंजेस करने की बेहद ज़रूरी है। और मतलब ये तो आपको दिल्ली में भी इधर उधर घूमिएगा तो दिखने लगेगा कि क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस से चलने वाले जेट इंजन्स को पीकर पावर प्लांट के तौर पर बनाया जा रहा है। इसका इसका मतलब इसमें थोड़ी इफिशियंसी कम होती है, लेकिन थोड़ा हाथ पैर मार के इसको और इफिशियंट किया जा सकता है। लेकिन हाँ, तब भी एक साइड इफेक्ट रहेगा, ये उतना मतलब चालू करके भूल जाओ ऐसा नहीं रहता, इसको बंद करना पड़ता है 1-1-2 साल में। स्टीम वाले को 10-15 साल में बंद करना पड़ता है। तो वो है, स्टीम टेस्टेड है। तो इसीलिए सुपर क्रिटिकल पे हम लोग को कूदना पड़ेगा, नहीं तो भैया पानी खत्म हो जाएगा। और अगर पानी यूज़ करना चाहते हो तो उसे क्लोज लूप करना ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले 10 साल के अंदर मैं ही वीडियो बना रहा हूँगा कि हाँ भैया आज ये प्लांट बंद करना पड़ गया। तो अब बात करते हैं न्यूक्लियर पावर, जो कि सब लोग फ्रांस को देख के उछलता है, देखो तो न्यूक्लियर कर लिया, उनको कोई टेंशन नहीं है। देखिए अब हकीकत में आते हैं। फ्यूजन जो है, यानी कि जो इस तरह के सपने दिखाए जा रहे हैं, ये बहुत दूर है, ये आज तो नहीं होने वाला, ये लंबा सपना है, बहुत ज़्यादा लंबा है। और मैं बचपन से सुनता रहा हूँ, मतलब एक्चुअली बचपन से सुनता आ रहा हूँ, डिस्कवरी चैनल में देखता था, बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि ये हो जाएगा 10 साल में, हो जाएगा 20 साल में, हो जाएगा 30 साल में, हो जाएगा 40 साल में, हो जाएगा 50 साल में। अब मैं गिनना ही छोड़ दिया हूँ। और जितना भी करंट मैथमेटिकल एनालिसिस है, सब कहते हैं भैया बहुत लंबा टाइम लगेगा। अब प्रॉब्लम है कि मेरे पास वो टाइम नहीं है। दूसरी बात कि आप इसमें जो पैसा लगा रहे हैं, वो पैसा कहीं और लगा के अगर आप आज बच सकते हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल आएगा नहीं। अगर हम लोग आज बेवकूफ़ी कर दिए, मतलब समझ रहे, ट्रेन अभी स्पीड पकड़ रहा है, नीचे जा रहा है, स्पीड पकड़, अभी ब्रेक लगाइए तो ट्रेन शायद से रुक पाए। अगर आप इंतज़ार करोगे कि ऑलमोस्ट पहुंच जाए, शायद आपके पास टाइम ही नहीं रहे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मतलब पैसा और समय दोनों वापस नहीं आता है। तो वो जो फ्यूजन में लगा रहे हैं, वो रिटर्न नहीं दे पा रहा है, और मे भी कल को देते, लेकिन वो मे बी पे रिस्क लेने का टाइम अब खत्म हो गया। अब आपको ऐसा टेक्नोलॉजी चाहिए जो आज काम करता है, आज लगाना शुरू करो, आज CO2 फुटप्रिंट करना कम करना शुरू करो। क्योंकि अगर 20 साल बाद करेंगे, कम किया ही नहीं जा पाएगा। रन अवे में पहुंचे तब तो छोड़ ही दीजिए, धरती को ही बंद कर दीजिए, बाय बाय कर दीजिए। तो ऐसा वही है। और रहा बात कि सब लोग फिशन क्यों नहीं कर लेते, यूरेनियम वाला सिस्टम हो जाए या प्लूटोनियम वाला सिस्टम हो जाए। यहाँ पे एक चीज़ हर बार लोग भूल जाते हैं कि भले आप उसका सेफ्टी को मतलब कह देते हो कि नहीं ये एकदम सेफ है, भले आप उसका कह देते हो न्यूक्लियर वेस्ट को भी आप सेव कर दोगे, चलो मान भी लेते हैं, ये चीज़ आप भूल जाते हैं कि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। यानी कि मैं अगर भारत सरकार के पास जाता हूँ, बोलता कि मुझे 1 गीगावाट का सोलर फार्म बनाना है, फ्री में बनेगा। मैं बोलूँगा कि 1 गीगावाट का मुझे ऑफशोर विंड फार्म बनाना, थोड़ा महंगा होगा, थोड़ा टाइम लगेगा।
लेकिन अगर वहीं बोलता हूँ कि मुझे 1-2 गीगावाट का न्यूक्लियर प्लांट चाहिए, वो पहला तो इतना ज़्यादा महँगा होगा और वो धीमा भी होता है, यानी कि न्यूक्लियर प्लांट्स बनने में आराम से 10 साल से ज़्यादा खपत होता है, आराम से। मतलब इंडिया में थोरियम रिएक्टर 2012 में बन के रेडी हो जाना चाहिए था। अब वो एक्सपेरिमेंटल की बात कर रहा हूँ, अभी तक नहीं बना है। तो हिसाब समझिए कि फिजन के पीछे कूदने से पहले ये सोच लिए कि उसका टका कौन देगा, और टका अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आप लटक जाएंगे, डेट क्राइसिस में चले जाएंगे। तो इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, इसका भी वही साइड इफेक्ट है, फ्रेश वाटर चाहिए। ये यूरोप की जब बैंड बजी कि भैया ड्राउट आने लगा, तो सारे पावर प्लांट्स पे था कि ये कितना हॉट वाटर डिस्चार्ज कर रहे हैं स्ट्रीम्स में, उस पे लिमिट लगा दिया गया। लेकिन ड्राउट आया, अब ड्राउट आया और उनको मतलब गवर्नमेंट को करना पड़ा, नहीं भैया आप पूरा नदी सुखा डालोगे, कम करो, कम आउटपुट करो। लेकिन लोगों का पावर रिक्वायरमेंट भागने लगा, प्लस गैस पावर प्लांट्स बंद होने लगे, तो न्यूक्लियर को और बढ़ाओ, तो लेके अब पानी सेक्रीफाइस करना पड़ गया। अब सोचिए आपको पानी उड़ाना पड़ रहा है न्यूक्लियर प्लांट को चलाने में। ये वाला डिटेल हर कोई हटा देता है। न्यूक्लियर वैसा इंडिपेंडेंट नहीं है जितना आप मैजिकली सोच रहे हैं। सारे थर्मल प्लांट्स लिमिटेड, हाँ, इसमें कि अगर कल को कोई सुपर क्रिटिकल CO2 वाले सिस्टम से रिप्लेस कर देता है तब बल्ले बल्ले। और ऐसे या तो मतलब वाटर ही सिस्टम रखे, बस उसको ऐसा कर दे, क्लोज लूप कर दे कि पानी इवेपोरेट होकर बाहर ना जाए। आप उसे बड़े बड़े हीट सिंक से जोड़ दो, फोर्स्ड एयर फैन से कर दो, थोड़ा सा पावर इफिशिएंसी घटेगी, लेकिन पानी खपत होना खत्म हो जाएगा कि पानी भैया उड़ नहीं रहा है। तब आप भले इसे लॉन्ग टर्म चला सकते हो। और फिर वही समझिए, न्यूक्लियर तो ऐसे ही महंगा होता है, फिर उसके बाद ये सिस्टम भी उसके ऊपर उड़ने में बहुत महंगा हो जाएगा। तो यही समझिए कि या तो समुद्र के केस में, जैसे कि जापान कोशिश कर रहा था कि डीसैलिनेशन प्लांट थर्मल एनर्जी पे बना देता था, तो लेकिन बात है कि आप समुद्र के बगल में हो और समुद्र प्यार करने आपके साथ आ सकता है, और वो अच्छे अच्छे लोगों के साथ प्यार कर देता है और अच्छे अच्छे लोगों की फोड़ देता है। तो ये समझना बहुत सीरियस बात है कि न्यूक्लियर उतना आसान नहीं है कि भले ये बात सही कि आप कोई ना कोई नया टेक्नोलॉजी निकाल के ऐसा कर देते हो कि हमें कभी भी नहीं सोचना पड़ेगा आपका न्यूक्लियर वेस्ट का, बल्ले बल्ले। हमें कभी भी नहीं सोचना पड़ेगा कि मान लीजिए इंडिया में जैसे थोरियम है, बाहर से खरीदने का भी टेंशन नहीं, इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, बल्ले बल्ले। फ्रेश वाटर का भी अपने समस्या से, ये सारा का टोटल कॉस्ट आप देखेंगे तो इतना जगह भैया देश बैंकरप्ट हो जाएगा अगर वो करने की कोशिश किया। और ये मिस्टेक कभी बर्दाश्त नहीं करता। न्यूक्लियर का सबसे डरावना बात ये नहीं है कि वो डरावना चाहिए, उससे ये बात है वो उप्स करने नहीं देता। और आप और हम इंसान हैं, गलती करते हैं, उप्स करते हैं। मैं बुरा बात नहीं करूँ कि कोई उड़ाना चाहता है देश को, लेकिन कोई गलती करे, उप्स, लो भैया। तो इसीलिए न्यूक्लियर पावर से भी मेरा मन हट चुका है, इसीलिए मैं सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि टका कौन देगा उसका। अब आते हैं सोलर में। तो सोलर इकलौता ऐसा टेक्नोलॉजी जो फास्टेस्ट ग्रोइंग है रिन्यूएबल्स में। रिन्यूएबल्स का सारा वेक्टर निकालिए कि जितने पावर प्लांट्स कैपेसिटी ऐड करें उसमें मेजॉरिटी सोलर है अभी। ये आज के टाइम की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ। हर जगह मतलब कितने प्लांट्स ऐड किया, सोलर ही ऐड हो, मतलब सोलर कई कई मेगावाट पर दिन हो रहा है इंडिया में ऐड, पर दिन। बात है कि हमारा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए पता उतना नहीं चल रहा, लेकिन परसेंटेज की जो नीडल है कि कितना परसेंट सोलर है वो धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है। ये है। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा कि ये एक तौर का प्रेडिक्टेबल पावर देता है, यानी को पता है कि दिन में इतना देगा, आप हिसाब लगा सकते हो, और आपके पास अच्छा वेदर रिपोर्ट है तो ऑलमोस्ट आप गारंटी दे सकते हो भैया ये फार्म है, इसका मैक्सिमम कैपेसिटी जैसे मान लीजिए 2 गीगावाट है, और वो आप आराम से वेदर रिपोर्ट के साथ मैथमेटिक्स लगा के बता सकते हो भैया देखो हम तो को अराउंड 2 गीगावाट है, तो मतलब 1.3 गीगावाट अभी हम तो को इतना से इतना बजे तक दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो प्रिडिक्टेबल पावर लोग ग्रिड चाहते हैं, तो वो हो जाएगा इसमें। और सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि जो अभी हमारा सोलर फार्म है, ये सिर्फ सोलर फार्म है, इससे काम नहीं चलेगा आने वाले टाइम में। प्रॉब्लम ये है कि ये काम अभी भी करता है, अभी भी लगा के किया ही जा सकता है, तभी तो लोग कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि ये सब पैनल गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने के बाद इनकी एफिशिएंसी घट जाती है। तो हम लोग को आने वाले टाइम में हाइब्रिड में जाना होगा, यानी PVT पैनल्स पे जाना पड़ेगा, फोटो वोल्टेक थर्मल पैनल्स पे। अब ऐसा इसलिए है ताकि ये सब हीट वेव को सर्वाइव कर सके, क्योंकि अगर आप इस सब का कभी सोलर पैनल का नेम प्लेट पढ़े होंगे, वो 25 डिग्री सेल्सियस के लिए रेटेड रहता है। ये सब पैनल आराम से 100 डिग्री चला जाता है। 100 डिग्री क्यों? वो काला है सर, और धूप में है, डायरेक्ट फेस कर रहा है दिन भर, बहुत गर्म हो जाता है। और थर्मल का ये फायदा होता है कि उससे थर्मल एनर्जी निकाल देता है। तब बेनिफिट होता है कि ये सब पैनल ज़्यादा लंबा चलता है, ज़्यादा बिजली देता है, 10% ज़्यादा बिजली देता है, और लाइफ स्पैन जो आप देखते होंगे पैनल का डीके रहता है कि 25 साल में आपका पावर इतना लॉस हो जाएगा, 20% लॉस हो जाएगा, वो लॉस लगभग 0 हो जाएगा अगर ये सबको ठंडा आप रखते रहें। और फिर वो थर्मल एनर्जी का या तो आप डिसिपेट कर दो कि कूलिंग के तौर पे, या उसका कुछ और इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी कर, लेकिन करना पड़ेगा, नहीं तो जैसे चाइना में अभी भयानक सा हीट वेव आया जो एकदम भूंजा बड़ा बना देने वाला, एयर टेम्परेचर करते हैं यानी 50+ डिग्री सेल्सियस पे ये सब की बैंड बजने लगी। ऐसा नहीं काम नहीं करेगा, और रेटेड भी हैं, चलेंगे भी, लेकिन एक होता ना कि आपको तैयारी करनी होगी वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए, बेस्ट के लिए नहीं, वर्स्ट के लिए। तो ये थोड़ा तैयारी करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग इसे और अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसको सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है, इसको ग्रिड स्केल बैटरी चाहिए, तभी जाके इससे आप पूरा देश को चला सकते हैं। क्या इंडिया इसको कर सकता है? कर ही रहा है, धीरे धीरे इंडिया में खूब स्पीड से फैल रहा है, आपके इर्द गिर्द दिखने लगा। मैं तो रोड पे जाता हूँ और ट्रिप में कोर्ट केस में जाता हूँ, तो वहाँ भी मुझे 2-3 फार्म दिखने लग गए हैं अब।
तो हिसाब समझिए कि खूब स्पीड से, बस हमें ये करना हो। अभी का ये है कि सोलर पावर आ रहा है, हीट में वेस्ट हो रहा है, बिजली निकल रही है। सोलर पावर आ रहा है, उससे थर्मल एनर्जी आप निकाल दे रहे हो, जो हीट लॉस है वो कम हो जाएगा, पावर आउटपुट भी बढ़ जाएगा और थर्मल एनर्जी भी आ जाएगी। उसका आप क्या करते हो वो आप पे है। लेकिन ये करना ही पड़ेगा, और कुछ-कुछ कंपनी कोशिश करेगी पैक बना दे जो दिन भर में धीरे-धीरे मतलब गर्मी अब्ज़ॉर्ब करता रहेगा, रात में वो गर्मी डंप करेगा। तो ये सारे पैनल का टेम्परेचर रात में बढ़ेगा, मतलब रात में ठंडा होने की जगह रात में वो सुसुम रहेगा। तो मतलब ओवर हीटिंग से बचा लेगा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी ये सब पैनल का हम लोग बम-बम इस्तेमाल कर पाएँगे। या पैनल को ही एफिशिएंट कर दो। अभी जैसे 20-30% एफिशिएंसी की है, उसको अगर 50-60 करने लगे, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको बाई जंक्शन पैनल लगाना पड़ेगा, जिसमें मतलब 2 सेमीकंडक्टर लेयर हो अलग-अलग सिस्टम का, ताकि अलग-अलग वेवलेंथ कर सके। ट्राई जंक्शन सबसे हाईएस्ट होता है, जो सैटेलाइट सब में यूज़ होता है, मिलिट्री सैटेलाइट में, वो 56% छूता है। तो देखिए, तो ये सोलर में हम लोग को करना पड़ेगा, तभी आने वाले टाइम तक पे सोलर पे भरोसा किया जा सकेगा। अब बात करते हैं विंड का। तो विंड में भी समझिए आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है कि ये कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा मांगता है और मेंटेनेंस भी खाता है। ये लेकिन पावर 24/7 देता है। ये बात सही है कि फ्लक्चुएशन बहुत देता है, लेकिन देता ज़रूर है। सोलर तो सीधा बंद हो जाता है रात में। तो आप देश को ऐसा थोड़ा है कि सीधा बंद कर दीजिएगा रात में। तो विंड जो है उसमें ये फ़ायदा है। ऑफशोर विंड और प्रिडिक्टेबल होता है। मतलब आप कह सकते हो कि ऑफशोर विंड यहाँ पे है, चलेगा, चलेगा। और आजकल का हमारा एल्गोरिदम जो है ऑफशोर प्लांट्स के लिए वो बहुत एक्यूरेट हो गया है। मतलब बोल रहे हैं कि ये 600 मेगावाट का प्लांट है, ये आपको सिर्फ 40 मेगावाट देगा, वो 40 मेगावाट ही देगा। वो आप बोल रहे हो कि 600 पूरा देने लगेगा, 600 पूरा देगा। तो हिसाब ये है कि थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि नेचर का मूड है, लेकिन है 24/7। यानी कि अगर सोलर और इसे जोड़ दिया जाए तो इतना बल्क एनर्जी आ जा रहा है कि आपका काम निपट जाएगा देश का। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि ये सरप्लस अपने मूड के हिसाब से बनाता है। कई बार विंड फार्म जैसे लगाए जा रहे हैं, उसमें कई सारे टरबाइन को बंद करना पड़ता है। बोलेंगे क्यों टरबाइन बंद कर रहा है? मेंटेनेंस नहीं, पावर कर्टेलमेंट करना पड़ता है। यानी कि मान लीजिए ये फार्म है 2 गीगावाट का, 2 गीगावाट आवर की कैपेसिटी है, और ग्रिड में लोड एक ही का है, तो 50% टरबाइन्स को बंद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ग्रिड एनर्जी स्टोरेज है, तो उस टाइम आप एनर्जी स्टोर कर दीजिएगा सरप्लस को। फिर उसे जब आपको ज़रूरत पड़े, जब रात हो या जब सोलर बैंड बच जाए, तब उस टाइम आप डंप कर सकते हो। तो इसको भी चाहिए, इसीलिए बार-बार सब लोग जो बोलते हैं ना कि क्यों चाहिए ग्रिड स्केल बैटरी, इसीलिए कि दोनों है, दोनों देश को इंडिपेंडेंट कर देगा, हमारा समस्या सॉल्व कर देगा। लेकिन जब तक ग्रिड में कोई बड़ा-सा बैटरी नहीं हो, इसको स्टेबल नहीं कर सकेगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, कि लाइफ खत्म होने के बाद क्या करेंगे? क्योंकि ये सब कार्बन फाइबर से बनाया जाता है और वो रिसाइक्लेबल मटेरियल नहीं है। तो उसका करेंगे क्या? मतलब एंड ऑफ लाइफ में आप कई-कई हज़ार तो बना देते हो, उसका क्या करेंगे? ये एक सवाल, अभी इसका कोई अच्छा जवाब तो है नहीं। और ये सब छोटे-छोटे टरबाइन के, करंटली जो टरबाइन लगाए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। आईफिल टावर से ज़्यादा बड़ा होता है करंट टरबाइन सब। तो ये थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम है जिसे हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, आने वाले टाइम में किस-किस तरीके से हम लोग एनर्जी डेवलपमेंट को आगे ले जाएँगे बिना CO2 का बैंड बजाए हुए। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।